नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाले अपने अखबार की जिम्मेदारी अपने एक बेटे मणिलाल को सौंपी थी। बाद में मणिलाल वहीं जाकर बस गए थे। इन्हीं दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत में 7 जून को एक अहम सुनवाई होनी थी। ज्यूरी के लोग पूरी तैयारी से अपनी अपनी जगहों पर आ चुके थे। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों, कोर्ट के कर्मचारियों और न्यायाधीश के अतिरिक्त मुकदमे के वादी प्रतिवादी पक्षों के दर्जनों लोग भी मौजूद थे। पूरी दुनिया में कोविड की महामारी, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन और भारत में टूटी कोरोना वायरस की हो रही चर्चा के बीच मीडिया में इस सुनवाई को लेकर भी जिज्ञासा बनी हुई थी। गहमा गहमी का माहौल था। अंतिम फैसले पर सबकी नजरें टिकी थी। इसकी वजह ये थी कि मामले की जो आरोपी महिला थी उसका संबंध महात्मा गांधी के परिवार और दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़े नाम के साथ जुड़ा था। पूरा मामला हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ 6 साल पुराना कारोबारी धोखाधड़ी का था। ये आरोप एसआर महाराज नाम के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर दक्षिण अफ्रीका के एनपीए के द्वारा लगाया गया था। करीब 6 साल से जमानत पर चल रही 56 साल की आरोपी महिला कटघरे में हाजिर हो चुकी थी। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही अभियोजन पक्ष की तरफ से आरोपी के परिचय के साथ साथ न्यायाधीश के सामने उस पर लगे फर्जीवाड़े के तमाम आरोप प्रस्तुत कर दिए गए थे। प्रोसिक्यूटर द्वारा कहा गया कि धोखाधड़ी की आरोपी आशीष लता राम गोविंद ने अपनी पूर्व सांसद मां इंदिरा गांधी की इमेज और अपने परदादा महात्मा गांधी की वैश्विक कीर्ति का सहारा लेकर इस काम को अंजाम दिया था। इंदिरा गांधी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती है। वो दक्षिण अफ्रीका में 9 साल तक सांसद रह चुकी है और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी नवाजी जा चुकी है। वो राजनीतिक रसूख वाली जानी मानी मानव अधिकार कार्यकर्ता है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के जवाब में आरोपी आशीष लता की तरफ से वैसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका जिनसे अगस्त 2015 में उद्योगपति एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी का लगा आरोप गलत साबित हो सकता था। नतीजा कुछ समय में ही दक्षिण अफ्रीका कानून के मुताबिक आशीष लता को अफ्रीका मुद्रा में 62 लाख रैंड करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी जालसाजी का दोषी ठहराते हुए 7 साल जेल की सजा सुना दी गई। महाराज ने उन्हें कथित तौर पर भारत पे ऐसी खेप के आयात और सीमा शुल्क करके समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिए थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसमें आशीष लता की तरफ से लाभ का एक हिस्सा देने का वादा भी किया गया था। समाज सेविका के रूप में पहचान थी आशीष लता की। वर्ष 2015 में जब इस संबंध में उनके खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी तब एनपीए के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलोदोजी ने कहा था कि उन्होंने संभावित निवेशक को यकीन दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी चालान और दस्तावेज दिए थे। उसमें भारत से लिनेन के 3 कंटेनर आने की जानकारी दी गई थी। आशीष लता इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलेंस नामक एक गैर सरकारी संगठन के एक प्रोग्राम की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक रह चुकी थी। हालांकि उनके खिलाफ लगे आरोपों में फर्जीवाड़े की रकम भारतीय बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की तुलना में बहुत ही कम है। फिर भी हर भारतीय को आशीष लता का कारनामा हैरान कर गया था। कारण ये कि वो बापू की परपोती है जिन्होंने जीवन भर सत्य को अपनाया, सत्य का प्रयोग किया, सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया और सत्य के लिए जिया। आज जब भी किसी को अपनी सत्यता का हवाला देना होता है तो वो बापू के अपनाए गए तरीके से प्रदर्शन करता है। लोग अंतर्द्वंद और आत्मग्लानि के मौकों पर
बापू की प्रतिमा के आगे मौन धारण करके आत्मशुद्धि के लिए बैठ जाते हैं। इस अनुसार ये कहा जा सकता है कि आशीष लता ने न केवल इस सत्य निष्ठा को आंच पहुंचाई, बल्कि बापू की वैश्विक कीर्ति पर ही कालिक पोतने का काम किया। ये बात हैरानी के साथ साथ अफसोस करने जैसी भी है। बात करीब 6 साल पहले उस समय की है, जब एक दिन उद्योगपति एसआर महाराज अपनी लग्जरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे ऑफिस जा रहे थे। उसी दौरान लैपटॉप में अपने बैंक के बैलेंस शीट पर एक नजर डालने के बाद वो मेल चेक करने लगे थे। पहले उन्होंने अपने रोजमर्रा के मेल चेक किए, उन्हें जरूरी जवाब दिए, फिर वैसे मेल चेक करने लगे जो पहली बार आए थे। एक मेल को देखकर चौंकते हुए उनकी नजर ठहर गई, कारण वो सामान्य होकर भी खास मेल था। उसमें फाइनेंस की रिक्वेस्ट की गई थी, जिससे थोड़े समय में ही अच्छी आमदनी का वादा किया गया था। हालांकि उनके पास आए दिन इस तरह के मेल आते रहते थे, जिसे वे खुद विस्तार से पढ़ने के बजाय उसकी डिटेल से जानकारी के लिए अपने सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया करते थे। महाराज की रुचि बढ़ी, लेकिन उस मेल में महाराज को जिज्ञासा भेजने वाले को लेकर भी हुई। उन्होंने तुरंत जवाब टाइप किया, आई नोटिस्ड योर रिक्वेस्ट, विल रिप्लाई सून। ये बात साल 2015 के मई महीने की थी। थोड़ी देर में महाराज दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित अपनी कंपनी के ऑफिस न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के चैम्बर में पहुंच गए। वो इस कंपनी के निदेशक है। कंपनी जूते, चप्पल, कपड़े और लिनेन के आयात, बिक्री और निर्माण का काम करती है। कंपनी का एक और काम प्रॉफिट और मार्जिन के तहत दूसरी कंपनियों की आर्थिक सहयोग भी करना है। एसआर महाराज ने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, मिस्टर सुथार, आज ही मुझे उस मेल की तुरंत डिटेल्स दो जिसमें फाइनेंस की रिक्वेस्ट की गई है। कौन सा मेल? जिसे समाज सेवी महिला आशीष लता राम गोविंद ने भेजा है। हाँ, वही। वो कोई आम महिला नहीं है। उन्होंने अपने परिचय में जो लिखा है, शायद तुमने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा, सर मैं कुछ ज्यादा नहीं समझ पाया। सेक्रेटरी बोला, उसने जिसके लिए काम की बात कही है वो एक विश्वसनीय परिवार से ताल्लुक रखता है। वो भरोसे के लायक है। उस परिवार में भारत में सामाजिक उत्थान के लिए कई बेमिसाल काम किए हैं। उनके साथ भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल कर चुके महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। उनके साथ जल्द ही मीटिंग की डेट फिक्स कर दो। उद्योगपति महाराज का ये मजबूत आत्मविश्वास बनने की वजह भी कम नहीं थी। उस बारे में वे कई बातें पहले से जानते थे और कुछ जानकारी बाद में मालूम कर ली थी। फाइनेंस की रिक्वेस्ट महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद ने भेजी थी। उन्होंने अपने परिचय में दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में सक्रिय महिला इला गांधी की बेटी लिखा था, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ काम किया था। तत्कालीन सरकार से सीधी टक्कर ली थी। उन्होंने निर्वासन की यातना झेली थी। उसके खात्मे के बाद सन 1994 से 2003 तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्य के रूप में सांसद रहकर लोकहित में कई कार्य किए थे। उनके पति का नाम स्वर्गीय मेवा राम गोविंद है। वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटों हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास में दूसरे बेटे मणिलाल मोहनदास गांधी की बेटी है। मणिलाल पहली बार 1897 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन के पास द फिनिक्स सेटलमेंट नामक एक जगह की स्थापना की थी। वहीं उन्होंने एक ग्राम संस्था भी स्थापित की थी और सत्याग्रह के साथ अपने अनूठे क्रांतिकारी प्रयोग किए थे। इस दौरान मणिलाल 1906 से 1914 के बीच क्वाजुलू नटाल और गवाटेंग रहे, फिर वापस भारत आ गए। जबकि महात्मा गांधी ने डरबन से अपना साप्ताहिक अखबार अंग्रेजी और गुजराती में इंडियन ओपिनियन भी छापना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत 1903 में ही हुई थी। बाद में महात्मा गांधी ने उस अखबार के विशेष रूप से गुजराती खंड प्रकाशन में सहायता के लिए मणिलाल को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया था। वहां मणिलाल सन 1920 में उसके संपादक बन गए और लंबे समय तक इसकी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सन 1927 में सुशीला
मसरूवाला से शादी की थी, जो बाद में उनकी प्रिंटिंग प्रेस की पार्टनर बन गई। उनसे 3 संतानें सीता, अरुण और इला हुए। ये सभी दक्षिण अफ्रीका के ही नागरिक बन गए। आशीष लता की मां इला का नाम दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में बड़ा नाम है। उनका जन्म वहां के क्वाजुलु नटाल में सन 1940 में हुआ था। उन्होंने हर तरह की हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया। इसके लिए उन्होंने गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट भी बनाया, जो अहिंसा के लिए काम करता है। साथ ही महात्मा गांधी के नाम एक मार्च कमेटी भी बनाई गई है। विभिन्न सामाजिक कार्यों को देखते हुए सन 2002 में वो कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे महात्मा गांधी परिवार के कई सदस्यों में कीर्ति मेनन, स्वर्गीय सतीश धुपेलिया, उमा धुपेलिया, मेस्त्री, ईरा गांधी और आशीष लता गोविंद शामिल है। 3 दिसंबर 1965 को जन्म लेने वाली आशीष लता राम गोविंद का रहन सहन हिंदू रीति रिवाज पर आधारित है। वो प्रोफेशनल पहचान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे उनकी नागरिकता दक्षिण अफ्रीका की है। उनके 4 छोटे भाई बहनों में आशा और आरती बहनें हैं, जबकि किदार और खुश भाई है। उनकी फेसबुक अकाउंट के अनुसार उन्होंने सन 1988 में डरबन के ग्लेन हेवन सेकेंडरी स्कूल से सेकेंडरी तक पढ़ाई पूरी कर क्वाजुलु नटाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। फिर दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है। बाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री के गुण सीखे। स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए सरकारी प्रोजेक्ट गवर्नेंस की बारीकी जानकारियां, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट ड्राफ्टिंग और बिजनेस में महारत हासिल कर ली है। आशीष लता की शादी एक कारोबारी मार्क चुनू से हुई थी। उनसे उनका तलाक भी हो चुका है, लेकिन अपनी 2 संतानों बेटा और बेटी के साथ वो रहती है। वे अभी किशोर उम्र के हैं। उनका कैरियर स्वयं सेवी संस्था इंटरनेशनल सेंटर नॉन वायलेंस से जुड़ा है, जिसकी वो संस्थापक और ऑनर है। वह उसकी कार्यकारी निदेशक भी है। उनकी पहचान राजनीतिज्ञ और पर्यावरण कार्यकर्ता की भी है। न्यूज एंड जिप वेब पोर्टल के अनुसार उन्होंने 29 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक नॉन वायलेंस संस्था स्थापित की थी। साथ ही उन्होंने 2016 से 5 साल तक यूनाइटेड ट्रेड सॉल्यूशन के मैगजीन डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाई। इस तरह उन्होंने स्वयंसेवी संस्था के लिए डोनेशन जुटाने का काम करने के साथ साथ बिजनेस करते हुए अच्छी पूंजी अर्जित कर रही है। आशीष लता के बारे में कई ऐसी बातें भी है जो उन्हें खास बनाने के लिए काफी है। जैसे उन्होंने अपने परदादा महात्मा गांधी और मां इला गांधी के कदमों पर चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से घरेलू हिंसा की शिकार औरतों और बच्चों की मदद भी की है। वो दक्षिण अफ्रीका के समारोहों में अपने परिवार के साथ शामिल होती रही है। आशीष लता राम गोविंद की उद्योगपति एसआर महाराज से मुलाकात सन 2015 में ही हो गई थी। दोनों की पहली मीटिंग के दौरान महाराज ने फाइनेंस की जरूरत के बारे में पूछा, आपको पैसा क्यों चाहिए? दरअसल हमने भारत से लिनेन के 3 कंटेनर मंगवाए हैं जो बंदरगाह पर पड़े हैं। आयात लागत और सीमा शुल्क पेमेंट करने में दिक्कत आ गई है। माल को साउथ अफ्रीका हॉस्पिटल ग्रुप नेट केयर को डिलीवर करना है। लता ने सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया। पैसे की वापसी का भरोसा क्या है? महाराज के फाइनेंशियल एडवाइजर ने पूछा। ये रहे नेट केयर कंपनी और हमारे साथ एग्रीमेंट बनाने के डॉक्यूमेंट्स। इसमें सारी बातें लिखी है, आशीष लता ने कहा। कितना फाइनेंस करना होगा? उन्होंने पूछा। 6.2 मिलियन रैंड की जरूरत है। उसकी डिटेल्स की मूल कॉपी दे रही हूँ। आयात किए गए माल के खरीद की रसीद ये रही। लता ने आश्वासन दिया। इसमें मेरा प्रॉफिट क्या होगा? महाराज ने पूछा। उस बारे में भी फाइनेंस की रिक्वेस्ट डिटेल के साथ दी गई है। लता ने साथ लाए डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलट कर दिखाए। उनके द्वारा सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स पर महाराज ने एक सरसरी निगाह दौड़ाई और अपने फाइनेंस एडवाइजर को सौंपते हुए उसका बारीकी से अध्ययन करने का आदेश दिया। थोड़ा समय दीजिए, वैसे मुझे आप
और आपकी पहचान के साथ साथ पारिवारिक इमेज पर भी पूरा भरोसा है। डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल तो महज औपचारिकता भर है। जल्द ही फाइनेंस संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करवा दूंगा। एसआर महाराज बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना जल्द हो सके फाइनेंस करवा दे तो अच्छा रहेगा। लता ने आभार जताते हुए आग्रह किया, लेकिन हाँ, मेरे प्रॉफिट की जिम्मेदारी में देरी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में हमारी कंपनी काफी सख्त है, महाराज ने साफ साफ कहा। इसी बीच कंपनी के फाइनेंस एडवाइजर ने आशंका जताई, सर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है। कोई बात नहीं, बता दो, जितनी जल्द हो सके लता जी उसे जमा करवा देंगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और रिटर्न की डिटेल्स भी मंगवा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते में आपको मिल जाएंगे, लता ने कहते हुए एक बार फिर महाराज को धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों की पहली मीटिंग संभावनाओं से भरी रही। बहुत जल्द ही 1 महीने के भीतर ही 3 मीटिंग और हुई और आशीष लता को जरूरत के मुताबिक फाइनेंस मिल गया। उसके बाद मुनाफे के साथ रकम वापसी की 1 महीने बाद की एक डेडलाइन तय हो गई थी। कहते हैं कि बिजनेसमैन एसआर महाराज की कंपनी ने जिस तरह से फाइनेंस करने में जितनी तत्परता दिखाई, उतनी ही सुस्ती आशीष लता की तरफ से बढ़ती गई। महाराज की कंपनी को समय पर भुगतान नहीं मिलने पर उन्होंने कंपनी के नियम और शर्तों के मुताबिक आशीष लता को नोटिस भेज दिया। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर कंपनी ने लता द्वारा जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाई। जांच में लता द्वारा किए गए कई दावे गलत साबित हुए, जिसमें माल की खरीद के हस्ताक्षरित खरीद का आदेश और नेटकेयर बैंक खाते में भुगतान से संबंधित था। कंपनी ने पाया कि उनके द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स जाली थे और उनके साथ नेटकेयर ने कभी कोई व्यवस्था की ही नहीं थी। यहाँ तक कि लिनेन के कंटेनर बंदरगाह पर पहुंचे ही नहीं थे। इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही कंपनी के डायरेक्टर एसआर महाराज ने आशीष लता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 2015 में लता के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान एनपीए के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलोदोजी ने कहा कि लता ने इन्वेस्टर को यकीन दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज और चालान दिखाए थे। भारत से लिनेन का कोई कंटेनर दक्षिण अफ्रीका आया ही नहीं था। हालांकि सुनवाई के दौरान लता ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा और जमानत की अर्जी दाखिल की। लता की पारिवारिक इमेज को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2015 में 50,000 रैंड की जमानत राशि पर उन्हें छोड़ दिया गया था। जमानत पर रिहा हुई आशीष लता ने कुल 6 साल तक राहत की सांस ली, किंतु उनके कारनामे दिन प्रतिदिन और मजबूत होते चले गए और 7 जून 2021 को डरबन की अदालत ने आशीष लता राम गोविंद को धोखाधड़ी और जालसाजी का दोष सिद्ध करते हुए 7 साल की सजा सुनाई। फिलहाल वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में अभी बंद थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।